अंतरिम बजट 2024 और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। ये चुनावी साल है और चुनावी साल में केंद्र सरकार के 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। इस बजट में सरकार के सामने चुनावी हित साधने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देना भी होगा। विपक्ष लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे उठा रही है। विपक्ष के इन मुद्दों से निपटने की भी चुनौती मोदी सरकार के सामने होगी और इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसे समय में बजट पेश करने जा रही हैं जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इसके साथ ही इस समय विश्व बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और उच्च मुद्रास्फीति की चुनौती से जूझ रहा है। ये ऐसे कारक हैं जो 2024 से 2025 में विकास को धीमा कर सकते हैं। सरकार की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत वित्त वर्ष 2025 में मजबूत वृद्धि दर्ज कर सकता है और देश इसके लिए तैयार है। पर इसके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। सरकार के सामने अर्थव्यवस्था पर बढ़ती मुद्रास्फीति का प्रभाव बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कुछ उपायों की घोषणा कर सकती है। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ खास ऐलान कर सकती हैं। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता रोजगार है। बेरोजगारी की चिंताओं का सामना कर रहा मध्यम वर्ग उन नीतियों और योजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जो रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सके। चुनाव के मद्देनजर अंतरिम बजट में नौकरी के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही मध्यम वर्ग के लिए टैक्स छूट, किफायती आवास, महंगाई से राहत और होम लोन ब्याज दर में कमी जैसी चीजों के ऐलान की भी संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कर सकती है, जो कंपनियों को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सके। ये योजना मार्च 2024 को खत्म होने वाली है। वहीं ग्रामीण रोजगार योजना के तहत NREGS का भी बजट बढ़ाया जा सकता है। अंतरिम बजट में सरकार के सामने बड़ी चुनौती मध्य वर्ग को टैक्स के बोझ से कम करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना होगा। विपक्ष महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। चुनाव में यह मुद्दा प्रभावशाली न बन सके, इसके लिए सरकार को महंगाई कम करने के लिए कई अहम कदम उठाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी राणा जुड़ गए हैं, बैंकिंग मामलों के जानकार हैं, और अभिषेक राम हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अभिषेक राम जी, अंतरिम बजट पेश होगा कल, तो वैसे तो ये कहा जाता है कि इस बजट से जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ऐलान नहीं होता है, और इस बात को वित्त मंत्री भी स्पष्ट कर चुकी है कि कोई बड़ा ऐलान इसमें नहीं होगा, सिर्फ हिसाब किताब दिया जाएगा। लेकिन फिर भी क्या जनता को कुछ मिल सकता है इस बजट से, या किस तरह की उम्मीदें हो सकती हैं? देखिए, ये जो बजट है इसको बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट। ये सिर्फ 3 महीने के खर्चा जो चल सके उसके लिए पैसा मांगा जाता है, सरकार मांगती है। तो फुल फ्लेज जो बजट आता है वो नॉर्मली जुलाई में आएगा जी। अभी कोई भी टेक्निकल या कहिए कोई भी पॉलिसी डिसीजन इस बजट में नहीं आ सकता। तो कोई बड़ी उम्मीद लगाना बहुत गलत बात होगी, एक्सपेक्टेशन गलत है। कोई रूटीन चीज में कोई छोटा मोटा चेंज कर दें तो वो हो सकता है, पॉलिसी मैटर नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई जीएसटी काउंसिल ने कोई अप्रूवल दे रखी है किसी चीज की जी। और जीएसटी में वो चेंज लाना है तो वो जीएसटी में लाया जा सकता है।
या इस तरह का कुछ जरूर हो सकता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज, मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल कोई एलोकेशन 2% है बजट में, तो कोई नई योजना लॉन्च नहीं हो सकती, या उसकी एलोकेशन 2 की बजाय 4% या 8%, इस तरह का कोई नया काम नहीं हो सकता। तो ये एक लिमिटेशन है वोट ऑन अकाउंट की। इस बार भी लेकिन बिल्कुल मायूस भी नहीं होना, बिल्कुल, मतलब कुछ ना कुछ तो देकर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम भी लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं ग्राउंड पर जाकर, तो उनको ये बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद इस बजट में कुछ महंगाई से राहत मिल जाए या गैस सिलेंडर से राहत मिल जाए, जो दाम ऊंचाइयों पर है वो थोड़े बहुत खिसक जाए नीचे की तरफ। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, चुनावी बजट भी कहा जाता था पहले, हाँ, ऐसा तो हो ही सकता है जी, ठीक है। और इलेक्शन से पहले हाँ, पेट्रोल और डीजल और इन चीजों के दाम कम होना कोई नई बात तो है नहीं। जी जी जी, नहीं, लेकिन ये तो अलग से भी हो जाते हैं। बजट में कुछ विशेष इस तरह का मिले या महंगाई से छूट को लेकर मिले, क्या ऐसी कोई उम्मीद की जा सकती है? मुझे कम है। ठीक। अश्वनी राणा जी, 2019 के अगर बजट को हम देखें, अंतरिम बजट को जो पीयूष गोयल साहब ने पेश किया था, उसमें उन्होंने जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना का ऐलान उसी समय पर किया था, टैक्स में छूट दी गई थी, ये 2 बड़े काम किए गए थे। और क्योंकि अक्सर कभी ऐसे इस तरह से अंतरिम बजट में देखा नहीं गया था, वो पहली बार ऐसा था। तो क्या इस बार भी कुछ इस तरह की चीजों का ऐलान हो सकता है या सिर्फ हिसाब किताब दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने भी बताया है, पहले भी बताया गया है कि भाई ये जो अंतरिम बजट है और इसके ऊपर आप जो है खर्चे पानी का 3 महीने का हमें हिसाब किताब करना है, तो कुल मिला के तो वही है। लेकिन फिर भी आप इसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ सरकार देगी। कारण क्या है कि इलेक्शन भी है, और आपने सही किया कहा कि 19 के बजट में भी इस प्रकार की घोषणाएं हुई थी, और निश्चित रूप से देना भी चाहिए। कारण क्या है कि मान लो अगर आपके पास 3 महीने के बाद की अगर सरकार रिपीट होती है, आपके पास कुछ और प्लानिंग है, तो कुछ उसमें से हिस्सा आप अभी 3 महीने के लिए दे सकते हैं, जिसका कि कुल मिला के असर भी इलेक्शन के ऊपर भी अगर कहें तो कहीं प्रभावित हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई कोई बहुत ज्यादा इससे ऐसा कोई सोचना कि भाई इससे कुछ बहुत बड़ी कुछ बदलाव या बहुत कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन जरूर सरकार को क्या है कि जब भी मौका मिलता है अपने जनता को देने के लिए, तो देना चाहिए। पेट्रोल के दाम तो पहले से ही एक्सपेक्टेड है कि कम होने चाहिए। बाकी महंगाई के लिए किस प्रकार से ये अलग से कुछ करेंगे, अगर पेट्रोल कम होता है तो निश्चित उसका असर महंगाई पर ऑटोमेटिकली उसका पड़ता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो सेक्टर है, हर सेक्टर की अपनी उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ मिले। तो हमने तो एक सुझाव सरकार को दिया था कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग को जो है वो प्रमोट करें। मान लो इस बजट में वो नेचुरली नहीं होगा, अगले बजट के लिए वो सोच सकते हैं, क्योंकि अभी जो हाउसिंग है, रियल एस्टेट है, उसमें बहुत स्कोप है। लेकिन वो बड़े हाउसिंग के लिए लोग जा रहे हैं, बिल्डर भी जा रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसके ऊपर फोकस अगर होता है तो रियल एस्टेट में बहुत बड़ा बूस्ट आ सकता है। बैंकों को एक लोन बांटने का एक अच्छा मौका मिल सकता है, और रियल एस्टेट में बूस्ट का मतलब है उसके कारण और जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी बूस्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा, और अभी तक सरकार ने उसकी सब्सिडी खत्म कर दी हुई है अफोर्डेबल हाउसिंग में, जो पहले देते थे। उसको फिर से शुरू करना चाहिए। हाउसिंग और हेल्थ, मुझे लगता है ये जो रियल एस्टेट कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, उसके अंदर इसको काउंट कर सकते हैं। और दूसरा हेल्थ के बारे में भी सरकार को कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्या है कि आपने आयुष्मान भारत के नाम पर कुछ लोगों को दिया, लेकिन बहुत सारा अभी ऐसा वर्ग है, जैसे पेंशनर है, रिटायर्ड है, उनको हेल्थ के ऊपर ही मैक्सिमम खर्च करना है। लेकिन उनके लिए कोई सुविधा जिसे कहना चाहिए, अगर गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉइज को छोड़ा जाए, तो बाकी बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जिसको कि हेल्थ की जब वास्तव में जरूरत है वो नहीं है। तो मुझे लगता है हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के ऊपर थोड़ा फोकस अगर ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल अभिषेक जी, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि कुछ योजनाओं
कि जो बजट है उसको बढ़ाया जाएगा, जैसे आयुष्मान योजना का बजट बढ़ाया जाएगा, मनरेगा में बढ़ाने की बात चल रही है, साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो उसकी राशि अभी तक 6,000 थी वो 8 से 9,000 के आसपास की जा सकती है। जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा? आपको फ्री में कुछ भी मिले तो उसका अच्छा फील होता है ना जी। अगर आपको फ्री में कुछ भी मिलता है तो अच्छा फील होता है। तो ऐसा ही है, जब जनता को 6,000 के बजाय 9,000 मिलेगा या 8,000 मिलेगा, दे विल फील गुड जी। एंड दिस इज गोइंग टू बूस्ट मोरल ऑफ द वोटर। कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि आवर पार्टिसिपेशन इज हाई और गवर्नमेंट इज लिस्टिंग टू अस। डेफिनेटली मनरेगा में बढ़े या प्राइम मिनिस्टर किसान में बढ़े, किसान सम्मान निधि योजना जो है उसमें बढ़े, तो इससे फील गुड फैक्टर तो जरूर आता है एंड दैट हेल्प्स इन इलेक्शंस आल्सो। देखिए, आपकी गैस सस्ती हो जाए या आपकी जेब में पैसे ज्यादा आ जाएं, हाँ। दोनों से फील गुड जरूर आएगा। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री फ्रीबीज का जिक्र करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ ये ऐसी योजनाएं, दोनों में क्या अंतर और किस तरह से देखा जाए? आप बोलेंगे तो शायद कुछ और है, मैं बोलूंगा वही बात तो मेरी सही है। तो फ्रीबीज तो हैं जी। अगर आप देखें तो 400 रुपए में, यहाँ राजस्थान के इलेक्शन में तो एक झगड़ा हो गया था कौन कितना सस्ता सिलेंडर प्रॉमिस करेगा। हाँ। या मध्य प्रदेश में तो एक ने लैपटॉप बांटे थे यूपी में, तो दूसरे ने स्कूटी दे दी जी। तो जब अपोजिशन करेगी तो वो रेवड़ी है, जब बीजेपी करेगी तो वो सम्मान है, बस इतना फर्क है। ठीक। अश्विनी राणा जी, एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले वो बात कह लीजिए, फिर मैं अपना सवाल कर लूंगा। नहीं, मैं वो पूछ रहा था कि प्रश्न मेरे से है, मुझे सुनाई नहीं दिया, आप बताइए। अच्छा, मैं आपसे भी यही जानना चाहता हूं कि कितना असर इस बजट से, कितना असर जनता पर पड़ने की उम्मीदें हैं अगर इन योजनाओं के जो अमाउंट है उसको बढ़ाया जाता है तो इन 3 महीनों के भीतर? देखिए, जनता को तो बल्ले बल्ले ही है, जनता को तो कुछ मिलने वाला ही है। हाँ। सरकार को उसके लिए फंड का प्रोविजन करना पड़ेगा, यानी फिलहाल तो 3 महीने के लिए करना पड़ेगा कि वो पैसा जो बजट में लाएंगे उसका प्रोविजनिंग तो सरकार को करनी पड़ेगी। भाई किस प्रकार से वो किस साइड में से निकाला जाएगा, या और टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, या कहां से वो फंड को सरकार मैनेज करेगी। लेकिन जनता के लिए तो बल्ले बल्ले है। जनता को, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभिषेक जी, कि भाई उनको कुछ भी फ्री मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है ये फ्री वाली जो राजनीति है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उससे कम से कम बचना चाहिए। कारण क्या है कि एक सेक्टर को मिल गई, बाकी जो है वो उसको सोचना शुरू करता है हमें भी मिले। अब कुछ सरकारों ने फ्री बिजली बांटनी शुरू कर दी, अरे वो लोड भी तो जनता पर ही है। बिल्कुल। यानी अगर आप सरकार ने पैसा कुछ फ्री में बांटा है तो वो अपने बजट में से फंड्स को एलोकेट करके निकाल के उस कंपनी को तो देगी। तो वो जो पैसा और किसी अच्छे प्रोडक्टिव वर्क में लग सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकता था, वो पैसा फ्री उसमें चला गया। तो पैसा तो नहीं है, 100 रुपए है, बांटने कैसे बांट दीजिए। तो वो उनको, जनता को, एक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो 100 रुपए लगते हैं तो उसको लगता है कि यार हमें तो मिला नहीं, हालांकि वो सबको मिलेगा। हाँ। ये फ्री भी एक लिमिटेड सेक्टर को या लोगों को मिलेगी, लेकिन हाँ। जनता, वो जो लिमिटेड लोग हैं, उनको लगता है कि हमारा तो सरकार सोच रही है, लेकिन अगर एज ए होल डेवलपमेंट होती है तो उसका लाभ सबको होता है। बिल्कुल। अभिषेक जी, एक बड़ा अहम सवाल मेरे दिमाग में भी आया और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था, तो मैं इसलिए आपसे भी वो क्लियर करना चाहता हूं कि अगर बजट पिछले साल भी जो आया वो भी फरवरी में आया और वो फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक का बजट होता है, तो फिर इन 3 महीने का बजट अलग से पेश करने के लिए की जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि हमारे पास बजट तो ऑलरेडी मार्च तक का है। अप्रैल मई जून आप खर्चा कहां चलाएंगे जी? अप्रैल में जून 2024 का बजट कहां है? तो यानी कि उन 2 महीनों के लिए इसको लाया जा रहा है। 3 मंथ्स के लिए है। देखिए, जो आपका बजट है वो तो मार्च में फाइनेंशियल ईयर वाइज आ गया, खत्म हो गया। हाँ। अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर है, तो अप्रैल मई जून 2024 का बजट कहां है जी? और एक और इसी में एक और पॉइंट ये कि ये जो 2 से 3 महीने के लिए जो बजट आएगा, क्या इतनी जल्दी ये जनता तक भी पहुंच पाएगा?
इसमें कोई बड़ा ऐलान नहीं होता, रूटीन मैटर्स होते हैं। हाँ। रियरली कोई बड़ी पॉलिसी चेंज इसमें इंट्रोड्यूस करा जाए। जी। देखिए, हाँ हर सरकार ये मानती है कि हम वापस आ रहे हैं, जी हर सरकार ये मानती है। बिल्कुल। देखिए 2004 में जो सरकार थी उसने भी ये माना होगा कि हम वापस आ रहे हैं, 2014 में जो सरकार थी वो भी ये मान रही होगी कि हम वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। बट टेक्निकली तो इलेक्शन हम्म। एंड नो वन नोस कि भाई इलेक्शन के बाद स्थितियां क्या बनेंगी, क्या गठजोड़ होंगे, एक पार्टी की मेजोरिटी आएगी या जैसे भी होगा। तो इसीलिए पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और अगर ले लिया तो जी। इलेक्शन के बाद भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और ऐसा 2004 से 2014 में हुआ है, जहां पर पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम डायरेक्ट टैक्स कोड ले आएंगे, जी। जो बाद में राष्ट्रपति बने, और जो उनके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बने उन्होंने कहा नहीं मैं अपना डायरेक्ट टैक्स कोड लाऊंगा। तो जी। दोनों जो बाद में वो राष्ट्रपति बन गए उन्होंने कहा नहीं साहब मेरा वाला डायरेक्ट टैक्स कोड रखो, उन्होंने कहा नहीं मेरा डायरेक्ट टैक्स कोड रखो। तो इस चक्कर में डायरेक्ट टैक्स कोड आज तक नहीं आया, अदरवाइज जी। वो 2004 से 9 के टेन्योर में आ जाना था। तो ये एक इस 10 साल की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो है जीएसटी, जी। जो सालों से रुका हुआ एक रिफॉर्म था। ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो इंडिया में था वो इन्होंने कर दिया, जी। और कोई सरकार कर नहीं सकती थी। बिल्कुल। लेकिन जो बात ये है कि भाई बजट जो इट्स नॉट अ बजट, इट इज हाँ। बेसिकली वोट ऑन अकाउंट। तो कोई बड़ा ऐलान टेक्निकली नहीं करा जा सकता। कर दे कोई सरकार तो कर दे, बाद में आने वाली सरकार क्योंकि पब्लिक बेनिफिट का होता है वो कंटिन्यू करे, नहीं करे, नाम बदल दे। अदरवाइज तो देखिए मध्य प्रदेश में जिस चीफ मिनिस्टर ने लाडली बहन योजना लेकर आए जी। और इलेक्शन जीतने का क्रेडिट भी उस योजना को काफी हद तक दिया गया। बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर सरकार तो जीती, हाँ। सरकार बनी भी हाँ। ज्यादा वोट से बनी, हाँ। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब तो कंटिन्यू नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज ये अनप्रिडिक्टेबल। क्रिकेट तो थोड़ा बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, पॉलिटिक्स तो पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसीलिए टेक्निकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने इसका ध्यान रखा है, और उन्होंने ऐसे प्रोविजंस डाले हैं जो ऐसी स्थिति को टेक केयर कर ले। जी बिल्कुल। अश्वनी राणा जी, हाँ अश्वनी राणा जी, जी ऐसे पिछली बार टैक्स में छूट दी गई थी, क्या इस बार ऐसा तो कुछ ऐलान हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। जैसा कि अभी 2 रिजीम है तो दोनों रिजीम के अंदर उसको एक करना है या एक रिजीम में कुछ और बढ़ाना है या उसका स्लैब कम करना है, वो कुछ ना कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से संपर्क टूट गया है। यही सवाल मेरा आपसे है अभिषेक जी, क्या टैक्स में छूट हो सकती है इस बार या वो दायरा बढ़ सकता है? देखो थोड़ा बहुत बढ़ा दें तो बढ़ा दें, पर कोई बहुत बड़ा चेंज, ड्रास्टिक चेंज वो टेक्निकली नहीं कर सकते। उनकी लॉ का इशू है, क्योंकि लॉ करने ही नहीं देता उन्हें। बट देखिए कोई छोटा मोटा चेंज एक्सपेक्टेड, मान लीजिए आपकी कोई छोटा मोटा चेंज दे दिया, 80C की लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दें, हालांकि मुझे उसके भी चांस कम लगते हैं। दिस मे बी मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेटरी थिंग्स। क्लैरिफिकेशन ज्यादा आते हैं ऐसे वोट ऑन अकाउंट्स में। कोई नया अगर डिसीजन लिया भी गया, कोई बहुत बड़ा कोई डिसीजन आ जाता है तो वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है जिससे कि इलेक्शन को साधने की कोशिश हो सकती है। अदरवाइज तो कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती कि जिसमें यह माना जाए कि कोई डिफरेंट कि भाई आपने 1.5 लाख की छूट 3 लाख कर दी, या आपने जो HRA की लिमिट बढ़ा दी, या आप क्या कहें जो आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है उसकी लिमिट डबल ट्रिपल कर दें। तो ऐसा कोई ऐलान इंटरिम बजट्स में नहीं होता। बिल्कुल। जिस तरह से आज राष्ट्रपति का संबोधन रहा और उसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, उन्होंने राम मंदिर बनने का जिक्र किया, मेड इन इंडिया का जिक्र किया, उज्ज्वला योजना, गरीबों को सस्ता राशन देने की बात, प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सरकार की उपलब्धियां रही हैं।
लेकिन इसी पर विपक्ष का यह कहना रहा कि राष्ट्रपति का जो संबोधन था, उनका जो भाषण था, वो पूरा का पूरा सरकार के द्वारा स्क्रिप्टेड था। और ये हर बार रहा है, ये हमने उनकी सरकारों में भी देखा जो आज विपक्ष में है। तो क्या ये सिर्फ महज राजनीति है? देखिए, अपोजिशन का काम ही राजनीति करना है। आज ए बैठा है, परसों कल बी बैठेगा, 2 दिन पहले सी बैठा हो सकता था। तो जो भी अपोजिशन में होगा वो राजनीति करेगा। इसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहां पर ए नहीं, एक ही स्टेट में सरकार होगी और बी विपक्ष में होगा, वहां वो राजनीति करेगा। तो वो ये जो पॉलिटिक्स है ये चलती रहेगी, ऐसे ही चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अश्वनी राणा जी, जिन योजनाओं का जिक्र या जिन उपलब्धियों को लेकर राष्ट्रपति ने आज गिनाया या बताया, उनमें तमाम जगहों पर हमने खामियां भी देखी। उज्ज्वला योजना को लेकर भी तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आई जिनको लेकर कहा गया कि सिलेंडर तो दिए गए लेकिन उनको रिफिल नहीं कराया गया, यानी कि जनता उतनी सक्षम नहीं हो पाई कि उन्हें रिफिल करा सके। 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हुई, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि हम देश को या उसकी जनता को इतना मजबूत नहीं कर पाए कि वो 2 वक्त की रोटी कमा सके। तो सरकार को ये उपलब्धि माने या उसकी नाकामी? इसी सरकार की जो उसने योजनाएं शुरू की है वो तो उपलब्धि है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो भी उसकी ही जिम्मेवारी है। हालांकि वो अलग अलग एजेंसीज के पास रहता है। तो मैं तो कई बार कहीं पर तो जाता हूँ किसी उसमें भी, तो लोगों को कहता हूँ भाई सरकार इतनी अच्छी स्कीम्स लेके आती है, वो जनता तक पहुंचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। जो एनजीओ है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों को भी चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को, कि उस स्कीम को उस बेनिफिशियरी तक पहुंचाना। और फिर उसके बाद उसको पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, कहीं बीच में कोई ग्राम प्रधान गड़बड़ करा। कारण क्या है कि है तो सारे ह्यूमन बीइंग, बीच में गड़बड़ करने वाले भी लोग रहते हैं, क्योंकि जो बहुत सारी जनता है उसको स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता। तो वैसे ही बैंकों में भी होता है कि बैंकों में इतनी स्कीम जो है जो सरकार की बैंकों के थ्रू लागू हो रही है, लेकिन बैंक जो है अंडर प्रेशर होने के कारण वो जो एक्चुअल बेनिफिशियरी तक कई बार स्कीम ही नहीं पहुंचती। तो उसका वो जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसके ऊपर भी चेक करना। अरे आपने स्कीम जारी कर दी, आपने घोषणा कर दी, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, आप पैसे फंड भी दे रहे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी टाइम टू टाइम उसके लिए भी एक मॉनिटरिंग एजेंसी चाहिए कि वो उसको जो है वो चेक कर सके। ठीक, एक और सवाल मेरा कि अंतरिम बजट है, इसमें बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीदें नहीं रहती हैं, तो ऐसे में क्या विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठा सकता है या उन पर चर्चा कर सकता है? देखिए, विपक्ष को तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, इसलिए आप अच्छा भी बजट ले आओगे तो उसमें वो कमियां निकालेंगे, लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने का अधिकार है, वो निकाले गए। आप पिछले सालों में अगर देख लो कि जितने बजट अगर आए, मतलब उसमें अगर आप कहें कि 75% जनता खुश थी और 25% नहीं खुश है, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष को अपने रोल प्ले करना है, उसके लिए वो जो अच्छी चीज है उसका अप्रिशिएट कभी मैंने करते हुए किसी भी विपक्ष को नहीं देखा। यही हमारा दुर्भाग्य है। हम आज बात कर रहे हैं 47 में विकसित राज्य की, मतलब विकसित जो है अपना कंट्री हो जाएगा, लेकिन विकसित हो जाने के बाद ये जो हमारी सोच है, मेंटेलिटी है कंट्री के बारे में, अगर ये नहीं बदली तो उस विकास का कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा को करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और अपना 6ठा बजट पेश करेंगी, अंतरिम बजट होगा इस सरकार का। अब ऐसे में यह कहा जाता है कि अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं होता, कोई दूसरी नई योजना का ऐलान नहीं होता, नीतिगत कोई फैसला नहीं लिया जाता, सिर्फ जो कंटिन्यूटी में चल रही है योजनाएं या जो काम चल रहे हैं उनके बजट को बढ़ाने का काम इस बजट में किया जाता है, महज 3 महीने के लिए। यानी कि मार्च अप्रैल तक का बजट होता है, उसके बाद मई जून जुलाई तक का बजट सरकार को चाहिए होता है, उसके लिए बजट आता है। अब देखना यह होगा कि 2019 में भी 1-2 योजनाओं का ऐलान कर दिया गया था, तो क्या इस बार कुछ ऐसा सरप्राइजिंग होगा या नहीं होगा। वैसे वित्त मंत्री इस बात को लेकर इनकार कर चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब कल के बजट का इंतजार है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।